एनसीईआरटी सीरीज के चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम जल है, वाटर है, और इसमें हम लोगों ने धरातल पर जल के वितरण यानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लैंड जो हमने देखा था, कैसे किन क्षेत्रों में कितना प्रतिशत है। एनसीईआरटी सीरीज का मुख्य उद्देश्य हमें जो है आपके कंसेप्ट को क्लियर करना है, और आपको पता है कि जब आपका किसी सब्जेक्ट के, किसी विषय के, किसी चैप्टर का अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप मान के चलिए, यकीन मानिए कि आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाता है। एक पक्ष तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अगर आपका किसी भी चैप्टर विशेष का, किसी टॉपिक विशेष का, किसी विषय विशेष का कंसेप्ट क्लियर है तो उसमें आप बहुत ईजिली उस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं और बहुत ही आसानी होती है। दूसरा जो इसका पक्ष है, निहितार्थ है इस एनसीईआरटी सीरीज का, कि इसमें जो रूरल इंडिया के बच्चे हैं, ग्रामीण भारत के जो बच्चे हैं, जिन्हें किसी सूरत में वह आधारभूत शिक्षा नहीं मिल पा रही, जो संकल्पनात्मक स्तर पर उन्हें मजबूत बनाए, कंसेप्ट के स्तर पर मजबूत बनाए, तो वैसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि हमें जो है कुछ ऐसा पहल करना होगा जो स्कूल जाने वाले बच्चे के दिमाग में यह बात आ सके कि हमारे लिए भी अगर संकल्पनात्मक स्टडी, कंसेप्चुअल स्टडी कराई जाएगी, टीचिंग कराई जाएगी, या हमें कहीं से ऐसा लाभ प्राप्त होगा तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आने वाले जो क्लासेस हैं, उत्तरोत्तर ग्रेजुअल जो क्लासेस हैं, वह बोझ नहीं बनेंगी, पढ़ाई एक भार नहीं बनेगा। तो इसी कड़ी में आज आपका स्वागत है चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 में। वह चैप्टर है जल। जल में हमने पीछे सारी चीज़ों को देखा था। आज मैं जिस भाग को ले रहा हूँ वह महासागरीय परिसंचरण है, ओशनिक सर्कुलेशन की बात कर रहा हूँ। ओशनिक सर्कुलेशन में हम 3 भागों को देखते हैं, 3 भागों में इसे देखेंगे। एक तरंग, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय जलधाराएं। और महासागरीय जलधाराएं चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज्वार भाटा का कंसेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो महासागरीय जलधाराओं को जो है आज मैं अटलांटिक महासागर में जो महासागरीय जलधाराएं बनती है उनके साइंटिफिक कारण के साथ, जो वैज्ञानिक कारण है उसके साथ मैं देखने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले महासागरीय जल संचरण से पहले उसमें एक टर्मिनोलॉजी है लवणता, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि जो नए नव दंपति होते हैं वे शादी के बाद अक्सर हनीमून मनाने या ज़िंदगी में उत्साह कभी कम हो जाता है, तो वैसी स्थिति में आपने देखा होगा कि वह समुद्र के किनारे रुक करते हैं, और समुद्र के किनारे उस बीच पे चलना, नंगे पाँवों से उस बीच पे न सिर्फ फुटप्रिंट्स छोड़ाते हैं, पदचिन्ह छोड़ाते हैं, बल्कि वहाँ जो समुद्र की तरंगें हैं उन्हें एक अलग ऊर्जा और अलग गति भी प्रदान करती है। साथ ही जो सूंधी नमक की खुशबू है, पक्षियों का कलरव है, और उसमें जो इनका आनंद का पल है वह बेजोड़ होता है। तो आज मैं उसी समुद्र के किनारे उन्हीं जलधाराओं की बात करूँगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लवणता को जानते हैं। लवणता, सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब है कि अगर प्रति 1000 ग्राम जल है यानी वाटर है, प्रति 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, उसमें जितना नमक की मात्रा घुली होती है, साल्ट की घुली हुई मात्रा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। अब आपको लिखने में परेशानी ना हो, अगर इसको आप परिभाषित करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सीधा एरो से एक एक बढ़ते जाइए। प्रति 1000 ग्राम जल में नमक की घुली हुई मात्रा को लवणता कहते हैं। बहुत आसानी से आप इसे जो है परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लिया जाए कि हमने जो है समुद्र का पानी लिया और 1000 ग्राम है और इसमें 35 ग्राम जो है वह लवण घुला हुआ है। अब आप कहेंगे क्या लवण आप जानेंगे कैसे कितना घुला हुआ है?
तो जब आप इतना पानी लेंगे और इसको गर्म कर देंगे, इस गर्म करने के बाद यह पानी क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, जलवाष्प में बदल जाएगा। और जलवाष्प में बदलने के बाद जितना जो शेष रह जाएगा, जो अवशेष शेष रह जाएगा, उस शेष अवशेष जो है वही नमक होगा, लवण होगा, यही लवण होगा। और इसी मात्रा को जब हम तौल लेंगे तो इसकी सैलिनिटी हम निकाल लेंगे। इसे जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 35, इस तरह का परसेंटेज का साइन और यहाँ पर 0। यह जो है प्रति 1000 ग्राम जल में, प्रति 1000 ग्राम जल में नमक या लवण की मात्रा, लवण की मात्रा को दिखाता है। यानी अगर आप इस तरह से 35 इस वाले साइन के साथ, 35 परसेंटेज साइन के साथ यहाँ पे 0 देखेंगे तो आपको अंदाज हो जाना चाहिए कि यह समुद्र के जल में या किसी भी जल में जो घुली हुई लवण की मात्रा होती है, जो 1000 ग्राम जल में जितनी नमक की घुली हुई मात्रा है उसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी 35 ग्राम जो है नमक इस 1000 ग्राम जल में घुला हुआ है, यही समुद्र की लवणता है। जो दुनिया का सबसे ज़्यादा सैलाइन वाटर है वह अभी इजराइल का नाम आपने सुना होगा। फिलिस्तीन और इजराइल के वार में पूरी दुनिया की नज़र है और कैसे हमास को मिटा देने की कसम के साथ इजराइल जो है आगे बढ़ रहा है, वहाँ के प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे नेतन्याहू। और उसी इजराइल में एक जगह है डेड सी। इजराइल में है तो डेड सी, लेकिन लोग वहाँ बहुत ही लाइव है और अपने देश के इंटीग्रिटी के प्रति इतने संवेदनशील और जीवंत हैं कि उन्होंने न सिर्फ हमास को मिटाने का सोचा है बल्कि उस अरब नेशन में, मुस्लिम्स के बीच में एकमात्र जो है यहूदी छोटा सा देश जो सबको जो है बिल्कुल बांध करके रखा है और अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी अखंडता को बचाने के लिए, अपनी स्वतंत्रता और अपने क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए वह कृत संकल्प है। वहीं एक लेक है जिसका नाम है डेड सी और उस डेड सी की लवणता दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो आपसे यह सवाल बनेगा बीपीएससी से लेकर के सभी चीज़ में कि लवणता किसे कहते हैं, स्टेटमेंट दे सकता है। तो आपको बताना है कि प्रति 1000 ग्राम जल में जितनी लवण की मात्रा घुली होती है उसको हम लोग जो है सैलिनिटी या लवणता कहते हैं। इसे इस तरह के परसेंटेज के नीचे यहाँ 0 दे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किस महासागर की जो औसत लवणता है वह 35 है। इसका मतलब कि प्रति 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम नमक घुला हुआ है, ऐसा औसत पाया जाता है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा सैलाइन वाटर किसी एक लेक में है तो वह है डेड सी जो इजराइल में है। तो आप याद रखिएगा डेड सी कहाँ है, इजराइल में है और मोस्ट सैलाइन वाटर ऑफ द वर्ल्ड है। यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणता किसी एक जलाशय, किसी एक झील में है तो वह डेड सी में है। तो लवणता में हमने देखा कि डेड सी दुनिया का मोस्ट सैलाइन लेक है और इसमें 340 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में जो है लवणता पाई जाती है। यानी 340 भाग प्रति 1000 ग्राम मोस्ट सैलाइन वाटर। हमने बताया कि महासागरों की जो औसत लवणता है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। इसका मतलब कि 1000 ग्राम जल में औसतन 35 ग्राम जो है वह लवण घुले होते हैं, साल्ट घुले होते हैं, ऐसी बात हमने की। डेड सी के बारे में भी हमने बताया कि यह कहाँ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं महासागरीय परिसंचरण में, ओशनिक सर्कुलेशन में। ओशनिक सर्कुलेशन को हम 3 भागों में देखते हैं। यानी जो समुद्र की सतह होती है वो, यानी समुद्र का सतह कभी स्थिर नहीं होता, वो हमेशा गतिमान होता है, इसमें हमेशा सर्कुलेशन होता रहता है। वह सर्कुलेशन 3 तरह का होता है, एक तरंग के रूप में, दूसरा ज्वार भाटा के रूप में और तीसरा ओशनिक करंट यानी महासागरीय जलधारा के रूप में। अगर हम तरंगों की बात करें तो समुद्र के किनारे, बीच के किनारे जाने वाले लोग जब देखते होंगे कि एक बार हाहाती हुई, हा करती हुई एकदम से लहरें आती हैं और तट पे टकराती हैं और चली जाती हैं। जब आप खड़े होते हैं समुद्र के किनारे और लहरें जब आती हैं तो लहरें आने के बाद जब
किनारे पे टकराती है तो आपके पैर के नीचे से, अगर आप सतर्क न रहे तो पैर के नीचे से आपका बालू खींच ले जाती है, सरका ले जाती है, जैसी वो धाराएं नीचे जाती है। तो इस तरह से जो यह उर्मिल धारा है, इस तरह से चलती हुई एक धारा, उठती हुई धारा यह चलती है, इसी को हम लोग तरंगे कहते हैं, इसी को हम लोग वेव्स कहते हैं। और यह, हाँ, यह जो है वेव्स है। आप इसका अनुभव, अगर आप समुद्र के किनारे न भी गए हों तो किसी भी तालाब में आप पत्थर मार करके देखेंगे तो इस पत्थर के साथ साथ जो इस तरह से एक तरंगे उठती हैं और यह तरंगे प्रोपोगेट होते रहती हैं, यानी इस तरह से उठती हुई तरंगे जो है आपको दिखती हैं। तरंगों के बारे में कुछ खास जानने का नहीं है। इसमें हम लोग जब ओशनिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें तरंगों के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, और ख़ास करके जब हम उसके द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ पढ़ेंगे, लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर विशेष रूप से पढ़ेंगे। आज हम ज्वार भाटा और इसके बाद मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर में जो बहने वाली जल धाराएँ हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपके मन में यह सवाल जरूर उठता हो कि ज्वार भाटा क्या है। अगर ज्वार भाटा को आपको समझना, ज्वार भाटा बनते कैसे हैं, सबसे पहले ज्वार भाटा है क्या, ज्वार भाटा बनते कैसे हैं, और इसके पीछे की जो साइंटिफिक रीजन है, यानी वैज्ञानिक कारण है, वह क्या है। तो आइए उसको समझाते हैं। ज्वार भाटा क्या है? समुद्र का तल जो है इस तरह से होता है और यह सी लेवल है, और इस जल तल में जब उभार होता है, जल तल उठ जाता है, इसको ज्वार कहते हैं, और जब यही गिर करके नीचे आ जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। इसकी अनुभूति आपको किनारे पे होती है। अगर यह तट की स्थिति है तो तट पर जो जल का तल है एकाएक उठ करके यहाँ आ जाता है, और जब फिर होता है तो गिर करके इस स्थिति में आ जाता है। तो जो तरंग, जो जल का तल उठता है, जल के तल को उठने को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, और गिरने को भाटा कहते हैं। इसी को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई समुद्र का जल, आपने पीछे बताया था कि समुद्र का जो जल का तल होता है वह स्थिर होता है और यहाँ पर कोई गति नहीं होती है, इसीलिए यहीं से किसी भी स्थान की ऊंचाई को, औसत ऊंचाई जो नापी जाती है, यहीं से नापी जाती है। तो आखिर इस जल तल में उभार आता कैसे है, इसके पीछे के कारण क्या है, हम इसको देखेंगे। और इसी में देखेंगे कि ज्वार और भाटा दो तरह के होते हैं, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार भाटा। अभी हम देखते हैं कि कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि ज्वार और भाटा के बनने के पीछे की वजह है, यानी ज्वार का मतलब हुआ समुद्र के जल, जो समुद्र का जल है वह अपने तल से जब ऊपर इस तरह से उठता है तो इसको ज्वार कहते हैं, और जब फिर से डाउन होकर के अपने तल पे आ जाता है, इसी को हम लोग भाटा कहते हैं। अब इसके पीछे का वजह क्या है? यह इसके पीछे का वजह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति में हम देखेंगे कि पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के जो संयुक्त प्रभाव है गुरुत्वाकर्षण का, उसी से ज्वार भाटा बनते हैं और उसी से उसके निम्न और उच्च होने की स्थिति उत्पन्न होती है। हम दो कंडीशंस पे विचार करते हैं। आपने देखा कि यह जो है सूर्य है, यह अर्थ है, पृथ्वी है, और यह मून है। सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, और इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाती है। इसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। पीछे के चैप्टर्स में हमने देखा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है इधर की ओर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति लगा रही है इस पृथ्वी पर। पृथ्वी का हमने बताया कि लगभग 3/4 क्षेत्रों में जल का वितरण है, जो महासागरीय जल या वाटर मास के रूप में है। सूर्य जो है इधर गुरुत्वाकर्षण का बल लगा रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इधर से चंद्रमा जो है बल लगा रहा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। यहां से अगर इसको हम सांकेतिक रूप में दिखाएं तो यह पृथ्वी है, और पृथ्वी पर इधर से सूर्य की तरफ लगने वाले बल के चलते जो वाटर मास है इस तरह से इधर उठ जाता है।
और इधर चंद्रमा अगर यहाँ पर है, मून यहाँ पर है, तो इधर से जो बल लग रहा है इसके चलते जल का उभार इधर की ओर हो जाता है। बिल्कुल, यह जो है सूर्य, चूंकि पृथ्वी पर कोई भी आकाशीय पिंड एक दूसरे पर क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति लगाए होते हैं। आपको मैंने जब वायुमंडल पढ़ाया था तो आपने देखा था कि वायुमंडल में जो वायु का परत है जो पृथ्वी के आसपास घिरी रहती है, पृथ्वी को घेरे रहती है, वह किस कारण से होता है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है उस वायु परतों पर, उसी के चलते यहाँ रहता है। तो उसी तरह जो सूर्य है वह आकर्षण का बल लगा रहा और धरती के चारों तरफ जो 3/4 जल का हिस्सा है वह इस तरह से निकल रही है, बाहर की ओर बल्ज निकल रहा है, यह बल्ज है। यही जो उभार है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। और इधर चंद्रमा लगा रहा, इधर ज्वार है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वह क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी लगने वाला जो बल है वह कम है। वैसी स्थिति में ज्वार जो बनता है, जो जल समुद्र तल से ऊपर उठता है, वह निम्न ज्वार के रूप में होता है। और जब यह जल नीचे की ओर गिरता है तो यह निम्न ज्वार, निम्न भाटा की स्थिति उत्पन्न करता है। तो आपके दिमाग में यह भी सवाल उठेगा कि आखिर उच्च ज्वार भाटा क्या है। तो अभी मैं इसको साइंटिफिक रूप से आपको समझा देता हूँ। आपने समझा होगा कि यह अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जल है, जल पर जब सूर्य इधर की ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगा रहा है, चंद्रमा इधर की ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगा रहा है, तो जल में एक बल्ज, एक उभार उत्पन्न होता है। और उस उभार के चलते दिन में 2 बार ज्वार भाटा की स्थिति आती है। 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम दूसरे कंडीशन पे विचार करते हैं। उच्च ज्वार भाटा की, हाई टाइड्स की हम बात करते हैं। यह अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून जो है रिवॉल्व कर रहा है और अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। आपने देखा कि सूर्य भी जो है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति लगा रही है और चंद्रमा भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति लगा रहा है, यानी दोनों का संयुक्त बल जो है काम कर रहा है। तो पृथ्वी पर जो जल है, सतह पे जो जल है, इस तरह से इसमें उभार आएगा। और यह उभार, चूंकि यहाँ पर आपने देखा था, इससे पहले वाली स्थिति में आपने देखा था कि यह अर्थ है, यह मून है और यह सन है। जो लगने वाले गुरुत्वाकर्षण के शक्ति थे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर थे, काउंटर बैलेंस कर रहे थे। इस स्थिति में यहाँ जो उत्पन्न होने वाला ज्वार था वह निम्न था, बहुत ऊंचा नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों चूंकि एक सीधी रेखा में है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाती है, रिवॉल्व करती है, और मून जो है पृथ्वी के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगाता है। और जब अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में हो जाती हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल होता है पृथ्वी पर, वह संयुक्त रूप से ज्वाइंट हो जाता है। मान लिया जाए यह G1 फोर्स और यह G2 है, तो दोनों मिलकर के काम करता है G1 प्लस G2, यानी गुरुत्वाकर्षण का बल जो कि सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण का बल G2 जो कि मून के द्वारा पृथ्वी पर लगाया जा रहा है। वैसी स्थिति में पृथ्वी के सतह पर, धरातल पर जो जल की मात्रा है वह दोनों के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल की स्थिति में यह काफ़ी उभार आ जाता है। और यह जो जल का तल है समुद्र का, इस तरह से ऊंचा उठ जाता है और काफ़ी ऊंचा उठे हुए जल को हम लोग उच्च ज्वार कहते हैं। और जैसे ही यह जल नीचे चला जाएगा तो इसको हम लोग निम्न भाटा के रूप में जानते हैं। यह प्रति अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है, उच्च ज्वार और